नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारतीय संविधान के लेक्चर सीरीज प्रोग्राम में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक या मौलिक अधिकार। आप सब जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों को रखा गया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो मौलिक अधिकार हैं केवल भारतीयों को ही नहीं बल्कि भारत की धरती पर रहने वाले कुछ विदेशी लोगों को भी प्राप्त है। इन सबको जानेंगे और अगर कुछ इसके सामान्य पहलुओं की बात करें या फिर इसके एक डिफिनेशन की बात करें कि मौलिक अधिकार क्या है फंडामेंटल राइट्स, इसी को हम शॉर्टकट में FR बोलते हैं। तो मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति के वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन को जीवन बनाते हैं, जेल नहीं। क्योंकि आप जानते हैं जेल में लगभग अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन यही स्थिति अगर नागरिकों को ना मिले यानी कि मूल अधिकार ना रहे तो जेल के बाहर रहने के बावजूद भी नागरिक अपने को एज अ जेल ही फील करेंगे। जैसे जब हम विदेशी दास्ता का गुलाम थे, यानी कि औपनिवेशिक सत्ता के तहत हमारा जीवन यापन हो रहा था, तब हम क्या कर रहे थे? हमें बोलने की आज़ादी नहीं थी, हमें पढ़ने की सही से आज़ादी नहीं थी, हमें व्यवसाय करने की सही आज़ादी नहीं थी। वे हम पर नील की खेती थोप देते थे कि आप नील की खेती करिए। गांधी जी को चंपारण आंदोलन करना पड़ता था। तो क्या था? हम थे, हमारा अस्तित्व था, लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्या बोलना है, ये डिसाइड कौन करता था? अंग्रेज करते थे। अगर हम एकत्र होते थे अपनी बातों को करने के लिए तो वह जलियांवाला बाग जैसा दुर्दांत और मानवता को सार करने वाला कांड कर देते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? यहाँ क्या करने गए थे लोग? बातचीत ही तो कर रहे थे। तो क्या था कि जीवन था, लेकिन जीवन जेल की तरह था। जेल की चहरदीवारी पूरा भारत बन गया था। तो वही बात है मूल अधिकार का कि मूल अधिकार व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए, यानी कि मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी थिंग्स हैं। मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट यानी कि चहुमुखी विकास का मतलब चाहे आपको भौतिक विकास करना हो अपना, चाहे राजनैतिक विकास करना हो, इसी भौतिक में सब भी आ जाएगा, चाहे आर्थिक विकास करना हो, चाहे आध्यात्मिक विकास करना हो, अपना बौद्धिक विकास करना हो, जो भी विकास के कार्य आपको करना है, अगर आप ये कार्य को कर पा रहे हैं तो जानिए कि आपके ये मूल अधिकार हैं। जैसे आपका बौद्धिक विकास क्या है? आपका मन है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा से अच्छा कार्य करूं, अच्छा से अच्छा शिक्षा लूं। यदि आपको शिक्षा लेने का, शिक्षा से रिलेटेड सारे कामों को करने का अधिकार है तो यह क्या है? आपको मौलिक है, आपके लिए फंडामेंटल है। इस तरीके से आपका मन है कि आप बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, और व्यापार और बिजनेस करने दिया जाए, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाया जाए। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि आप ईश्वर की आराधना करना चाहते हैं, आप संत बनना चाहते हैं, समाज सुधारक बनना चाहते हैं, समाज सुधार के माध्यम से अपना आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं। अगर आप ये कर पा रहे हैं तब ये क्या है? आपका विकास हो रहा है। इसी तरीके से आप पॉलिटिकल सिस्टम में, राजनीति में सक्रिय रहना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, वोट देने का आपको राइट्स है। तो क्या है? ये आपके जो चहुमुखी विकास होने के एरियाज हैं, डायमेंशन हैं, उन सारे डायमेंशन में आप वर्क कर पा रहे हैं। तो यही स्थितियाँ आपका मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहलाती हैं। और ये जीवन में उसी प्रकार से इम्पोर्टेंस है जैसे व्यक्ति के शरीर में उसकी स्किन होती है। क्या? स्किन यानी कि चमड़ा। व्यक्ति के शरीर से अगर उसका स्किन निकाल दिया जाए तो क्या संभव है कि वह लंबे समय तक व्यक्ति सर्वाइव कर सकता है? आंसर होगा नो। तो उसी प्रकार से अगर व्यक्ति को अपना जीवन जीना है तो उसके पास अपना फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए। उसे क्या खाना है, उसे क्या पहनना है, उसे कहाँ जाना है, उसे किससे बातचीत करना है। यही सारी स्थितियाँ क्या कहलाती हैं? फंडामेंटल राइट्स कहलाती हैं। आई थिंक आपको फंडामेंटल राइट्स का जो फिनोमिना है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें, जैसे
ये जो फंडामेंटल राइट्स का प्रोविज़न हमारे संविधान में दिया गया है, ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। और ये भाग 3 में और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक गिवन है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे संविधान को बनाने के लिए कई समितियां गठित की गई थी। तो एक ऐसी भी समिति बनाई गई थी जिसको यह कार्य दिया गया था कि आप मौलिक अधिकारों से रिलेटेड बातों को या प्रोविजंस को लिखिए या बनाइए। तो जो मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष भारत के आन बान शान सरदार पटेल साहब थे। ठीक है। और इसी में कुछ फंडामेंटल्स बात ये है कि इसका रक्षक कौन है, यानी कि मूल अधिकारों का रक्षक कौन है, इसका निलंबन कौन करता है और इसका समापन कौन करता है। ये क्वेश्चन भी जान लीजिए। बाकी आर्टिकल्स में बातें आती रहेंगी, लेकिन जनरल एस्पेक्ट के तहत ये चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो संविधान को के तहत जो मूल अधिकार का रक्षक बनाया गया है उसे जुडिशरी को बनाया गया है। और जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को मूल अधिकारों का रक्षक बनाया गया है, यानी कि गारंटर बनाया गया है। और सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत पावर दी गई है। और हमारे देश के जितने भी हाई कोर्ट हैं उन हाई कोर्ट को मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए शक्ति आर्टिकल 226 यानी कि 226 के तहत दी गई है। इसी तरीके से निलंबन का कार्य यानी कि कुछ दिन के लिए रोक देना। मूल अधिकारों को कुछ देर तक, कुछ दिन तक के लिए रोका जा सकता है आपातकाल की स्थितियों में। अभी आगे सारी कहानी को जानेंगे। बस इतना यहाँ जाने कि निलंबन का कार्य कौन करेगा। तो निलंबन का कार्य हमारे देश के प्रेसिडेंट साहब करते हैं। और प्रेसिडेंट साहब को सलाह कौन करता है, यानी सलाह कौन देता है? तो हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल या केंद्रीय मंत्री परिषद के सलाह पर ही हमारे देश के राष्ट्रपति साहब कार्य करते हैं। फिर इसी तरीके से अगली बात है कि मूल अधिकार का समापन कौन करता है। तो मूल अधिकार का समापन कौन कर सकता है? हमारे देश की संसद। और मूल अधिकारों को बढ़ा कौन सकता है? तो हमारे देश की संसद ही बढ़ा सकती है। ये बात हो गई जो सामान्य सी बात है, लेकिन आई थिंक ये बातें पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं आर्टिकल वाइज आर्टिकल का अध्ययन करने। और दो बातें उसके पहले और कि जो ये मूल अधिकार हैं ये हमारे देश के नागरिकों को भी प्राप्त है, यानी कि भारतीयों को भी और विदेशी लोगों को भी प्राप्त है। जैसे हमारे आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं। और रिमेनिंग जो भी फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस है, आर्टिकल्स हैं, वो विदेशी लोगों को भी प्राप्त हैं। जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 20, 21। तो आप देख रहे हैं मूल अधिकार की संकल्पना हमारी विस्तृत है, सार्वभौमिक टाइप की है कि हम विदेशी लोगों को भी मूल अधिकार दे रहे हैं और उनके भी अधिकारों की रक्षा हम आर्टिकल 32 के तहत करवा रहे हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो इस मामले में जो हमारा मूल अधिकार है वह विस्तृत है और विश्व के लोगों को भी यह अधिकार देता है हमारा संविधान। तभी ना विश्व का सबसे बड़ा संविधान बन गया है, ऐसे नहीं बन गया है। हम विदेशी लोगों को भी मूल अधिकार देते हैं। और हमारे इस फंडामेंटल राइट्स का एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर कुछ युक्त प्रतिबंध भी लगा, यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाया गया है। और जो भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो आर्टिकल बाई आर्टिकल लगाए गए हैं और वहीं पर हम इन सब का अध्ययन कर लेंगे। चलिए मेन थीम पर चलते हैं, आर्टिकल 12 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 12 जिसमें डिफिनेशन ऑफ स्टेट यानी कि राज्य की परिभाषा गिवन है। किसकी परिभाषा है? राज्य की परिभाषा है। और यहाँ पर आपको हम 3 तरीके के राज्य बताते हैं और
ये बताऊंगा कि यहाँ पर किस राज्य की बात की जा रही है। 3 तरीके से हम आप राज्य को समझ सकते हैं। जैसे एक राज्य इधर हो गया, एक राज्य ये हो गया और एक राज्य ये। तो किस राज्य की बात हमारा संविधान का आर्टिकल 12 करता है, इसको जान लेते हैं। एक राज्य, हम आपको सबसे पहले जब प्रस्तावना पढ़ाए थे तो उसमें हमने बताया था कि राज्य के 4 एलिमेंट, उसके पास संप्रभुता होनी चाहिए। क्या? संप्रभुता होनी चाहिए, जनता होनी चाहिए, भूभाग होना चाहिए और वहाँ एक सरकार होनी चाहिए। एक तो हमने ये राज्य बताया था। एक दूसरा राज्य, आप जैसे देखते हैं प्रशासनिक दृष्टि से भारत को कई राज्यों में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, केरल हो गया, यूपी हो गया, टीएमएल यानी तमिलनाडु हो गया, यानी जितने भी 28 राज्य हैं भारत में वर्तमान में। लेकिन एक राज्य हमारे जो इस भाग में दिया गया है आर्टिकल 12 के तहत, उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब यहाँ पर हुआ है इन सब चीज़ों से, संसद से, राज्य विधानमंडल से, स्थानीय प्राधिकारी से, LIC से, तेल आयोग से, रेलवे, बैंक, बीमा, लोक सेवा आयोग, भारत पेट्रोलियम आयोग, या समय समय पर हमारी जो पार्लियामेंट है वह भी इन प्रोविजंस में शामिल कर सकती है। तो इन दोनों राज्यों की यहाँ पर बात नहीं हो रही, बल्कि ये एक अलग प्रकार के राज्य की बात हो रही है और उस राज्य की बात हो रही है जो नागरिकों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो आर्टिकल 12 किससे डील करता है? उस प्रकार के राज्यों की श्रेणी से डील करता है जो नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन कर सकते हैं। हनन कैसे कर सकते हैं? जैसे संसद है, संसद को आर्टिकल 12 के तहत रखा गया है। संसद कोई ऐसा कानून बना दे कि आज से कोई ऑनलाइन टीचिंग ही नहीं करेगा, यूट्यूब पर कोई वीडियो ही अपलोड नहीं कर सकता है, एप्लीकेशन पर कोई वीडियो नहीं अपलोड कर सकता है। हमारे एप्लीकेशन को ही सरकार बैन करवा दे कि लोकेश द्विवेदी का जो एप्लीकेशन है उसको हम वहाँ से समाप्त करते हैं क्योंकि ये सही नहीं पढ़ा रहे हैं, या ऐसा पढ़ा रहे हैं कि सारे लोग इन्हीं से पढ़ ले रहे हैं। तो ऐसा कौन कर रहा है? कानून बना सकती है सरकार। राजस्थान में इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी गई है। कौन बंद किया? सरकार ने बंद किया। उसका रीजन क्या है वो अलग का बात है, लेकिन डिसीजन ले रही ना, यहाँ डिसीजन लेने की बात हो रही है। तो आर्टिकल 12 के तहत उन संस्थाओं को राज्य कहा गया है जिनके डिसीजन का प्रभाव नागरिकों पर पड़ता है। इसी तरीके से राज्य सरकार को रखा गया है। भाई राज्य सरकार भी तो कोई कानून बना सकती है। जैसे राज्य सरकार, कोई राज्य सरकार है, वो बोल दे कि आज से हम वैकेंसी नहीं निकालेंगे। अगर आप वैकेंसी नहीं निकालेंगे या कह देंगे कि आज से हम किसी को हाई स्कूल इंटर की डिग्री नहीं देंगे, ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं देंगे, अगर हाई स्कूल ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिली और आपने वैकेंसी निकाल दी और वैकेंसी में आपने योग्यता रख दी कि जो भी 12वां पास है या ग्रेजुएट है उसी को नौकरी मिलेगी, आपने पहले ग्रेजुएशन की डिग्री देना बंद कर दिया और उसके बाद आपने फॉर्म निकाल दिया कि ठीक है आप आइए, आपको हम नौकरी देते हैं, और शर्त आपकी हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके इस डिसीजन से, आपके इस कानून से या आपके इस नियम से हमारे अधिकार समाप्त हुए ना। तो आर्टिकल 12 उन्हीं संस्थाओं को राज्य कहता है जिनके इंस्ट्रक्शन से, जिनके कानून से नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होता है। इसी में एक और समझ लीजिए, जैसे लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय प्राधिकारी यानी कि लोकल गवर्नमेंट, इसी में इसको मान लो। मान लीजिए कोई नगर पालिका है और नगर पालिका में कोई घर बनाता है और नगर पालिका उसके घर को ही ना बनाने दे, तो क्या हुआ? आपने लोगों को आवास का अधिकार दे दिया है, जीवन जीने का अधिकार दे दिया गया है। जीवन जिएंगे क्या? पेड़ पर या पेड़ के नीचे? बारिश में आप कहाँ रहेंगे? आपको घर चाहिए ना। और नगर पालिका आपके घर को बनाने नहीं दे रही, नगर पालिका आपके घर को गिरा दे रही है, तो आप अपने मूल अधिकारों की रक्षा किसके विरुद्ध करेंगे? तो नगर पालिका के विरुद्ध करेंगे, नगर पालिका के ऑफिसर के विरुद्ध करेंगे। लेकिन ये सब प्रतिबंध जरूरी भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि सारे प्रतिबंध हमेशा खराब ही होते हैं। मान लीजिए कोई 2 व्यक्ति हैं, एक का घर इधर है, एक का घर इधर है, बीच से रास्ता जा रहा है, दोनों का घर सामने सामने है, बीच से रास्ता जा रहा है। अभी दोनों लोग क्या करते हैं? संगठन बना लेते हैं और दोनों लोग छत यहाँ तक कर लेते हैं।
अब मान लीजिए 10 फुट पर इन्होंने छत डाल दिया। अब कोई गाड़ी वाला है जो ऊपर तक 11 फुट तक वो माल लाद कर ले जा रहा है, कहाँ ले जा पाएगा? इनका घर आ जाएगा। तो लोगों के आवागमन की जो आज़ादी थी वो तो समाप्त हुई। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, लेकिन यदि नॉन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करता है तो वो जो भी आर्टिकल 12 के तहत राज्य आया है उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आपको आर्टिकल 12 दिया गया है। आई थिंक आप आर्टिकल 12 की विषय वस्तु को समझ गए। अब हम चलते हैं आर्टिकल 13 की तरफ। आर्टिकल 13 में कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करता है। क्या आर्टिकल 13 क्या कहता है? राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो नागरिकों के एफआर यानी कि मूल अधिकार का हनन करता हो। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो राज्य दिया गया है आर्टिकल 12 के तहत, जैसे इसमें संसद शामिल है, हमारी राज्य सरकारें शामिल हैं, लोकल गवर्नमेंट शामिल है, पार्लियामेंट तो शामिल ही है, और जो विभिन्न प्रकार के आयोग शामिल हैं, तो इनके द्वारा कोई ऐसी विधि, ऐसा कानून नहीं बनाया जाना चाहिए जो ये कानून नागरिकों के अधिकारों का हनन करते हैं। मान लीजिए इन्होंने कोई कानून बना दिया तो वे कानून विधि शून्य माने जाएंगे। क्या? विधि शून्य माने जाएंगे। और विधि शून्य घोषित कौन करेगा? अभी हमने आपको बताया कि मूल अधिकारों का गारंटर कौन है? हमारी जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। तो आर्टिकल 13 की मेन थीम यही है कि नागरिकों के मूल अधिकारों को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए या समाप्त करने के लिए अगर राज्य के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो वह कानून न्यायपालिका समाप्त कर देगी, यानी कि उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। तो ये आर्टिकल 13 है। अब हम चलते हैं आर्टिकल 14 की तरफ। आर्टिकल 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा कानून है उस कानून के सामने सभी लोग इक्वल होंगे। आर्टिकल 14 में दो बातें हैं, एक विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, दो बातें हैं। और इन दोनों बातों को एक आर्टिकल में रखा गया है, यानी कि एक आर्टिकल में रखा गया है, लेकिन ये जो दो बातें हैं दोनों का अर्थ अलग है, लेकिन उद्देश्य एक ही है कि सभी में समानता स्थापित करना। और ये दोनों बातें दो अलग अलग संविधानों से ली गई हैं। विधि के समक्ष समता जो बात है वह यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन से ली गई है, और विधियों का समान संरक्षण या यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। विधि के समक्ष समता का मतलब ये हुआ कि कानून के सामने चाहे आप राजा हैं या आप रंक हैं, आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप राष्ट्रपति हैं या आप एक सामान्य से नौकर हैं, आप कानून के सामने जाएंगे तो आपने जो गलतियां की हैं तो गलतियों के विरुद्ध आपके लिए या आपके प्रति कार्रवाई होगी। इस आधार पर आपको प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा कि आप बड़े आदमी हैं और आप बड़े आदमी हैं इसलिए आपने कोई अपराध कर दिया तो कोई बात नहीं। आप चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी मजहब से हैं, राज्य के किसी भी भूभाग से हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर आप तमिलनाडु तक हैं, अंडमान के हैं या अरुणाचल प्रदेश या फिर गुजरात के हैं, कोई मतलब नहीं है। कानून का बस एक ही वसूल है, एक ही रूल है कि अगर आपने गलतियां की है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो आर्टिकल 14 कहता है, आर्टिकल 14 की पहली बात जो विधि के समक्ष समता है या कहती है कि आप राजा हैं या रंक हैं, इससे कोई मतलब नहीं, आप गलत हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। इसी में दूसरी बात की गई है विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब क्या हुआ और ये कहाँ से लिया गया है? यह यूएसए से यानी कि अमेरिका से लिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार और असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक गरीब व्यक्ति है और एक अमीर व्यक्ति है,
इन दोनों के बीच कोई डिस्प्यूट यानी कि विवाद हो जाता है, तो विवाद में यही संभव है कि यह अमीर व्यक्ति जो है यह प्रीमियम स्थिति में रहेगा, यानी कि ये इस पर डोमिनेट कर सकता है। तो क्या यही कर्तव्य है या राज्य या सोशल यानी कि वेलफेयर स्टेट का यही कर्तव्य है कि जो डोमिनेट कर गया वो डोमिनेट कर गया, गरीब आदमी नहीं डोमिनेट कर पाया, या इसका दोष है? नहीं, ये इसका दोष नहीं है, ये राज्य का दोष है कि राज्य ने असमानता को ख़त्म नहीं किया है या असमानता को भी ख़त्म नहीं कर पाया है। तो इस जो अमीर व्यक्ति है और इस गरीब व्यक्ति यानी कि दो असमान स्थितियां हैं, तो इस गरीब व्यक्ति को कुछ प्रोटेक्शन देना। क्या प्रोटेक्शन देना? प्रोटेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अब ये अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति कोर्ट मान लीजिए चले गए। अब कोर्ट तो चले गए, लेकिन कोर्ट में जाने के लिए आपको वकील की आवश्यकता पड़ेगी, विधिक सलाह की आवश्यकता पड़ेगी। अमीर व्यक्ति बड़ा सा बड़ा वकील हायर कर सकता है, लेकिन यह गरीब व्यक्ति कहाँ से वकील की फीस देगा? तो आप देखते होंगे कि सरकारों के पास या राज्य सरकारों के पास, केंद्र सरकार के पास सरकारी वकील होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के जो एडवोकेट होते हैं। अब ये गवर्नमेंट के जो एडवोकेट हैं इस गरीब व्यक्ति को दिए जाएंगे और इस गरीब व्यक्ति की जो बात है, जो पक्ष है, यह कोर्ट में सरकारी वकील रखेगा। तो आर्टिकल 14 में जो विधियों का समान संरक्षण की बात है वह यही है कि मान लीजिए कोई गरीब है तो उसको भी प्रोटेक्ट करना है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप लिए जा सकते हैं। और अमीर व्यक्ति को खुद से ही वह डिपेंड है, वह खुद से ही ले सकता है स्टेप, तो उसको इसकी आवश्यकता नहीं है। आर्टिकल 14 के तहत कुछ अपवाद दिए गए हैं। अपवाद क्या है कि जैसे विधि के समक्ष क्षमता की बात की गई है, लेकिन कुछ ऑफिसर्स हैं हमारे, जिन ऑफिसर्स को या कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिन पोस्ट के प्राधिकारियों को कुछ विशेष प्रकार की मुक्ति दी गई है कि अगर मान लीजिए उन्होंने पद पर रहते हुए कोई कार्य कर दिया तो उस कार्य के विरुद्ध वे उत्तरदायी नहीं होंगे। जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति साहब हैं, राष्ट्रपति साहब ने अपने पद पर रहते हुए कोई कार्य किया तो उस कार्य के आधार पर उन पर कोई कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। जैसे हमारे संसद के सदस्य हैं, विधानमंडल के सदस्य हैं, इन्होंने सदन के अंदर कोई बात बोल दी तो उस सदन में बोली गई बात के आधार पर उन पर मामला दर्ज नहीं कराया जा सकता। तो प्रश्न बनता है कि इसका संबंध विधि के समक्ष क्षमता से कैसे है? इसका संबंध विधि के समक्ष क्षमता से इसलिए है कि मान लीजिए सदन में उन्होंने कुछ भी बोल दिया या बोल दिया कि सरकारी आवास या जो लोगों को पेंशन मिल रही है इसे बंद कर देना चाहिए, तो कोई व्यक्ति ये बाहर जाके नहीं कह सकता कि देखिए सदन में वो व्यक्ति जो हमारे प्रतिनिधि थे वो हमारे अधिकारों के हनन की बात कर रहे हैं, भाई पेंशन मिल रही तो लोगों की तरीके से अधिकार टाइप का हो गया, उससे उनका पालन पोषण हो जा रहा है। तो सदन में कही गई बात के आधार पर कोई मामला कोर्ट में ट्रायल नहीं किया जा सकता या उस पर वाद विवाद नहीं हो सकता। तो ये कुछ अपवाद हैं, आप इनको भी जान के रखें। अब अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 15 या जिसमें कहा गया है केवल धर्म, जाति, मूल, वंश, जाति, लिंग, निवास के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, हिंदू है, मुस्लिम है, वह कहीं भी रहता है, कहीं भी निवास करता है, चाहे जम्मू कश्मीर में निवास करता है, चाहे अंडमान निकोबार में निवास करता है, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे वह उभयलिंग यानी कि थर्ड जेंडर है, वह किसी भी मूल वंश का है। मूल वंश का मतलब मान लीजिए कोई सिसोदिया वंश का है, कोई किसी ब्राह्मण वंश का है, कोई क्षत्रिय वंश का है। तो ये जो मूल वंश हैं इन सब के आधार पर कहीं भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब भेदभाव कहाँ हो सकता है? भेदभाव हो सकता है सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव हो सकता है, यातायात के साधनों में भेदभाव हो सकता है, भोजनालयों में भेदभाव हो सकता है। तो
इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप साउथ इंडियन के हैं और ये नॉर्थ इंडियन का होटल है, इसलिए साउथ इंडियन के जो लोग हैं उनको नॉर्थ इंडियन के होटल में भोजन नहीं दिया जाएगा। और ये भी नहीं कहा जाएगा कि मान लीजिए आप सिख हैं या आप हिंदू हैं या आप ईसाई हैं या आप पारसी हैं, तो पारसी होटल है, पारसी होटल में सिख नहीं जा सकते, ऐसा नहीं होगा। तो किसी भी ग्राउंड के आधार पर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव किया जाएगा तो ये माना जाएगा कि यह वायलेशन है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, और फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने पर आप आर्टिकल 32 का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 का सहारा लेकर हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और जिस व्यक्ति ने आपके मूल अधिकारों का हनन करने की कोशिश की है उसके विरुद्ध आप कार्यवाही करा सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है? लोक नियोजन में अवसर की समता। आर्टिकल 16 की विषय वस्तु क्या है? लोक नियोजन में अवसर की क्षमता। और लोक नियोजन यानी कि जो सरकारी जॉब है, सार्वजनिक रोजगार हैं, इन सार्वजनिक रोजगारों में, गवर्नमेंट जॉब में किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं किया जा सकता। और रिस्ट्रिक्शन के ग्राउंड क्या हो सकते हैं? रिस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध के ग्राउंड क्या हो सकते हैं? धर्म हो सकता है, जाति हो सकती है, लिंग यानी कि जेंडर हो सकता है, जन्म स्थान हो सकता है, निवास हो सकता है। तो इन आधारों पर किसी को नहीं रोका जाएगा। मान लीजिए कोई जॉब निकल रही है और जॉब में बोल दिया जाए कि अब साउथ इंडियन लोग आईएएस की नौकरी में फॉर्म नहीं भरेंगे, यूपीएससी का फॉर्म नहीं भरेंगे, तो क्या हुआ? अगर ऐसा होता है इनकेस, तो यह निवास के आधार पर हो गया ना रिस्ट्रिक्शन, तो निवास के आधार पर भी रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता। इसी तरीके से कोई महिला है, उस महिला को बोल दिया गया कि अब आप आईएएस का फॉर्म नहीं भर सकती या किसी सरकारी नौकरी का फॉर्म नहीं भर सकती, तो क्या हो गया? ये भेदभाव किस आधार पर हो गया? जेंडर के आधार पर। तो जेंडर के आधार पर भी भेदभाव नहीं हो सकता। धर्म के आधार पर कैसे हो सकता है? मान लीजिए फॉर्म निकला, उसमें कह दिया गया कि अब केवल मुस्लिम लोग ही फॉर्म भरेंगे, हिंदू लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, या केवल हिंदू ही फॉर्म भरेगा, मुस्लिम लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, तो क्या हुआ? ये धर्म के आधार पर भेदभाव हो गया। तो धर्म के आधार पर भी भेदभाव को रोका गया है। इसी तरीके से जाति के आधार पर कि आप ब्राह्मण हैं इसलिए आप केवल नौकरी करेंगे, या आप ब्राह्मण इसलिए आप नौकरी नहीं करेंगे, तो जाति के आधार पर भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सिंपल सा मतलब ये हुआ कि आप नागरिक हैं और आप परीक्षा की योग्यता को धारण करते हैं, आप जाइए, फाइट करिए और नौकरी पाइए। ये क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है। लेकिन आर्टिकल 16 में ही कुछ अपवाद हैं। यद्यपि यह तो है कि लोक नियोजन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, लेकिन आरक्षण की भी व्यवस्था है। तो ये आरक्षण, तो आप कह सकते हैं कि जब आप कह रहे हैं कि लोक नियोजन में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो आप आरक्षण देकर क्यों भेदभाव कर रहे हैं? तो आरक्षण एक पॉजिटिव स्टेप है। वो स्टेप इसलिए है कि विकास के क्रम में कुछ ऐसे समाज के लोग हैं जो पिछड़ गए हैं, और इन्हीं पिछड़े लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन दिए गए हैं। और ये स्पेशल प्रोटेक्शन लगातार नहीं है, ये एक अपवाद है, यानी कि कुछ समय तक हैं, तो इसे रखा जा सकता है। और यह एक रिजनेबल बात है, और रिजनेबल बात को हम दरकिनार नहीं कर सकते, हमें उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। लेकिन कुछ रिजर्वेशन से महत्वपूर्ण बातें यहीं पर जान लेते हैं कि अभी तक हमारे संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से आरक्षण की बात थी, लेकिन अब एक नई कैटेगरी जोड़ दी गई है, आर्थिक रूप से पिछड़ापन। क्या? आर्थिक रूप से पिछड़ापन। तो अब प्रश्न बनेगा, क्योंकि खूब प्रश्न पूछा गया है कि आरक्षण का बैकग्राउंड क्या है, तो अभी तक सामाजिक और शैक्षणिक आप उत्तर देते थे, लेकिन अब आर्थिक बैकग्राउंड को भी देना पड़ेगा, क्योंकि संविधान संशोधन के माध्यम से, और संविधान संशोधन नंबर कितना था? 103, और 2019 में ईडब्ल्यूएस की एक श्रेणी जोड़ी गई, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के लोगों को भी आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है।
आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसी में एक और बात है कि कहा गया है धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ धार्मिक संस्थानों में जिस धर्म से रिलेटेड वह संस्थान होता है वहीं के लोगों को, यानी कि उसी धर्म के लोगों को वहाँ पर नौकरी दी जाती है। जैसे जामा मस्जिद है, तो जामा मस्जिद की सुरक्षा के लिए जो पुलिस अंदर नियुक्त है वह मुस्लिम से ही रखी जाती है, और वह इसलिए रखी जाती है कि पर्पज है सिक्योरिटी करना, और मुस्लिम लोग भी पुलिस में हैं, तो मुस्लिम लोग अपने धर्म के बारे में कुछ अच्छी बातें, यानी कि अच्छी बात का मतलब ये है कि धर्म की जो कुछ अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं, धर्म को आस्था को मनाने की जो अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं, उन पद्धति में अगर कोई मुस्लिम मस्जिद है और वहाँ की सुरक्षा करने के लिए किसी मुस्लिम जवान को लगाया जाता है तो उससे कोई गलती की चांसेस नहीं होंगे। और इसका आधार यही है कि मुस्लिम संस्थान है, बड़ा मुस्लिम संस्थान है, तो वहाँ मुस्लिम को ही लगाया जाए कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई अगर गलती भी हो जाए एक तरीके से, तो ये भेदभाव नहीं होगा कि जानबूझकर इसने गलती की है। धर्म बड़ा क्या होता है कि बहुत संवेदनशील मुद्दा होता है, तो कोई गलती ही ना हो। इसी तरीके से मान लीजिए वैष्णो देवी मंदिर है, तो वैष्णो माता का जो मंदिर है वहाँ की जो सुरक्षा होगी वो हिंदू जवान के माध्यम से करा दी जाएगी या फोर्स के माध्यम से कराई जाएगी, इसलिए कि वो उसको भी हिंदू रिलीजियस के जो भी प्रैक्टिसेस हैं उसकी इन्फॉर्मेशन अच्छे से है, गलती होने की चांस नहीं है, लोगों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता है। तो कुछ ऐसे बैकग्राउंड हैं जिन बैकग्राउंड के आधार पर कुछ अपवाद जोड़े जा सकते हैं। फिर आर्टिकल 17 की तरफ हम मूव करते हैं। आर्टिकल 17 प्रोहिबिशन करता है अनटचेबिलिटी का, यानी कि किसी भी प्रकार का छुआछूत स्वीकार नहीं होगा, कि समाज में जो भी लोग रह रहे हैं वह सभी इक्वल माने जाएंगे। ये नहीं माना जाएगा कि ये कोई निम्न कास्ट का व्यक्ति है या कोई उच्च कास्ट का व्यक्ति है तो इनके बीच अलग अलग व्यवहार किया जाए, नहीं, अलग अलग व्यवहार नहीं किया जाएगा। यह रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है हमारे संविधान में। लेकिन कुछ मेडिकल रीजन के आधार पर छुआछूत को स्वीकृत किया जा सकता है। जैसे अभी कोरोना का पीरियड था, तो क्या कोरोना के पीरियड में सबसे कहा जाता था 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, और किसी को मान लीजिए कोविड है तो क्या जिसको कोविड है वह सबके बीच में बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता, और वह इस आधार पर नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जा सकता। देखिए आपने आर्टिकल 17 में छुआछूत, देखिए संविधान में आर्टिकल 17 के तहत छुआछूत को प्रोहिबिटेड किया गया है, और लोग हमारे पास नहीं बैठ रहे हैं, हम उनके चारपाई पर बैठने जा रहे हैं, वो लोग वहाँ से चले जा रहे हैं, हमें भगा दे रहे हैं। तो मेडिकल रीजन के आधार पर छुआछूत को स्वीकार किया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 18 की तरफ, 18 की तरफ। आर्टिकल 18 जो है उसका प्रोविज़न है उपाधियों का, यानी कि टाइटल्स का प्रोहिबिशन, यानी कि उपाधियों का अंत, यानी कि किसी भी प्रकार के व्यक्तियों को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। क्योंकि आप देखते थे जब मोनार्की था, यानी कि राजतंत्र था, उसी के बाद जब ब्रिटेन का भी तंत्र हमारे यहाँ स्थापित हुआ, यानी कि औपनिवेशिक शासन स्थापित हुआ, तो ये लोग कई प्रकार की उपाधियाँ देते थे, जैसे महाराजा, फिर राजा, दीवान, बहादुर, राय बहादुर। तो इस तरीके की जो उपाधियां हैं ये क्या होती हैं, किसी व्यक्ति को स्पेशल फील कराती हैं। क्या व्यक्ति को स्पेशल फील कराती हैं। और हमारा संविधान कह रहा है सबकी भी समानता स्थापित करना है, तो ये भी तो असमानता स्थापित कर रहा है। तो इस प्रकार की जो टाइटल्स थे इनको प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। किसके तहत? आर्टिकल 18 के तहत। लेकिन यहाँ पर भी अपवाद है। क्या यहाँ पर भी अपवाद है? आप बोलेंगे कि संविधान क्या अपवादों से ही भरा पड़ा है। अब जो भी ये पढ़ना ही है, अपवाद ये है कि आपको जैसे शिक्षा से संबंधित कोई पुरस्कार मिल जाता है, या आप कोई उत्कृष्ट कार्य करते हैं उसके तहत पद्म पुरस्कार मिल जाता है, भारत रत्न मिल जाता है, डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है, जैसे सेना में रैंक के आधार पर मेजर, जनरल, कर्नल की डिग्री मिल जाती है, तो पदक मिल जाता है या रैंक मिल जाती है। तो ये जो रैंक और पदक मिले हैं ये उपाधि नहीं है, ये आपके सम्मान है और आप सम्मान को ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक अपवाद है कि मान लीजिए किसी वाई व्यक्ति को भारत रत्न मिला हुआ है, तो जो ये भारत रत्न मिला हुआ है, अब ये व्यक्ति इसका प्रयोग ये नहीं कहेगा कि भारत रत्न वाई,
यानी कि आपको भारत रत्न मिल गया है, बस एक बार आप उसको देख के रख दीजिए या रोज देखते रहिए, लेकिन लोगों को बताते नहीं रहिए कि हमको भारत रत्न मिला है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो तब भी आप आर्टिकल 18 का वायलेशन कर रहे हैं और आपसे यह सम्मान वापस लिया जा सकता है। इसी आर्टिकल 18 में एक महत्वपूर्ण बात और है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी विदेशी देश से या विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए आपने बहुत अच्छा काम किया किसी देश के लिए, या किसी देश ने आपके किसी काम से वह बड़ा प्रसन्न हो गया और वह कोई आपको उपाधि देना चाहता है, तो आप उपाधि तब तक नहीं ले सकते जब तक आप भारत सरकार से परमिशन ना ले लें। आपको भारत सरकार परमिशन दे दे तो आप पुरस्कार ले सकते हैं, अन्यथा आप विदेशी राज्यों से भी कोई पुरस्कार नहीं ले सकते। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे के जो आर्टिकल्स हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे, और लास्ट में वही अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।